हेलो एवरीवन, मैं शिवम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो आपका यूपी पीसीएस 2018 का सॉल्व पेपर चल रहा है, जिसमें आपके 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे पार्ट 1 एंड 2 में। तो आज ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। तो आज हम लोग उन सारे क्वेश्चनों को इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग की सुविधा के लिए परीक्षा मंथन एक लेकर आया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो पुस्तक अभी प्रकाशित हो गई है और आपको लोगों को मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग उसको खरीद सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है मंथन प्रश्न निधि, और ये जो पुस्तक आपको है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगी। आप लोग ऑफलाइन भी खरीद सकते हो और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आईएएस, स्टेट, पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये आपकी जो पुस्तक होगी टेस्ट सीरीज की, ये उपयोगी होगी। ये सिविल सर्विस के प्रारंभिक परीक्षा के मानक पैटर्न पर आधारित है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप सभी लोग इसको ले सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले हम लोग को अपना मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमारी तैयारी है वो किस लेवल की है, यानी हमें कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन मोड में, आप लोग इसको ले सकते हैं और इससे आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है वो निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो उस समय ये लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन आया था। तो आप लोग बताइएगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है वो निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो ये आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, बस्ती से नहीं गुजरेगा। जो आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो राज्य के 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें आपका जो बस्ती है ये शामिल नहीं है। तो आपका ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस्ती। और जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर जो था वो 200 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का 96 स्थान था। कितना था, 96 स्थान था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था आपका ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था, पेज नंबर आपका 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था। तो कौन सा जो राज्य था वो निपाह वायरस की बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था। तो आपका 2018 में आपका जो केरल राज्य था वहाँ पे निपाह वायरस का प्रकोप अत्यधिक था, इसीलिए जो आपका केरल राज्य है वो अत्यधिक चर्चा में रहा था निपाह वायरस के कारण की वजह से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और जो क्वेश्चन आपका आया था ये लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर आपका था 22। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो किस नगर में ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली को, क्या हो जाएगा, दिल्ली। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आपका जो डिजिटल पुस्तकालय है वो जून 2018 में मानव संसाधन मंत्री जो आपके हैं प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। जो इसका विकास भारतीय औद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार भारत विश्व में भारत का कौन सा स्थान है।
तो कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में जो भारत का स्थान है वो 136वां स्थान है। कौन सा? 136वां स्थान है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपका आया था ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर 71। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो आपका ये वाराणसी में आयोजित होगा। कहाँ पे? वाराणसी में आयोजित होगा 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में वाराणसी में यह आयोजित किया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपका आया था ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर आपका था 132। अगला क्वेश्चन है, ये करंट से क्वेश्चन आया था आपका 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी 2018 और 19 के दौरान है। तो कितना था उस समय? तो उस समय आपका था 175 यानी 1750 रुपये था। कितना था? 1750 रुपये था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन आया था ये आपका क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था पेज नंबर 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? देखो उस समय आपका जो 2018 में उस समय पाकिस्तान का चुनाव था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड था, तभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो उस समय आपका जो संसदीय चुनाव जीता था किसने जीता था? तो ये इमरान खान ने जीता था। किसने जीता था? इमरान खान ने। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया था ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर आपका था 64। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो देखो आपका ये जो भारत वटवानी है इन्होंने भी जीता है। उसके बाद में आपका सोनम वांगचुक है, इन्होंने भी जीता है। जो आपके भारत वटवानी हैं इनको जो आपको मैग्सेस पुरस्कार मिला है तो इनको ये स्वास्थ्य और गरिमा बहाल के लिए मिला है। किसको? भारत वाटवानी को स्वास्थ्य और गरिमा बहाल करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और आपके जो सोनम वांगचुक हैं इनको जो ये पुरस्कार दिया गया इनको प्रकृति संस्कृति शिक्षा के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपका आया था लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर 150। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किसमें आयोजित किया गया? तो किसमें आयोजित किया गया था? तो आपका ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। जो आपका 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 था वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन ये आया था परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था और पेज नंबर 47। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो आपकी जो वाजसेनी है ये आपकी क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो आपका जो यजुर्वेद है ये 2 शाखाएं इसकी हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद हो गया और एक दूसरा क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। तो अगर देखा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसेनी के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की पुस्तक से आया था, जो इसका संशोधित संस्करण था और पेज नंबर क्या था? 78। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है? कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और कारण आपका क्या है? कारण कह रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो देखो यहाँ पे आपके जो दोनों कथन और कारण हैं ये आपके दोनों सही हैं, लेकिन आपका जो आर जो मतलब आपका कारण आर है कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि आपके जो
कथन कारण है वो तो दोनों सही हैं, लेकिन इनमें दोनों में रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत में जो तुर्की आक्रमण सफल होने का जो प्रमुख कारण था वो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, यानी वहाँ पे राजनीतिक एकता जो थी वो नहीं थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो नीचे आपको कूटों के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो, आपका जो बृहदेश्वर जो मंदिर था, इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो देखो, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1003 से और आपका 1010 एडी में हुआ था। और उसके बाद में आपका जो गंगकोट चोलापुरम मंदिर था, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1025 एडी में हुआ था, 1025 एडी में हुआ था। और उसके बाद में आपका जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर था, इसका जो निर्माण हुआ था वो 700 से 728 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद में आपका जो सप्त पैगोडा का जो मंदिर था, ये इसका निर्माण कब हुआ था? ये इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। किसमें हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, यानी कि जो हाथी गुफा का जो अभिलेख है उससे हमें किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखो, आपके जो खारवेल यानी हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा के कलिंग नरेश खारवेल जो चेदी वंश के थे, या मौर्यकालीन अभिलेख है। आपका जो हाथी गुफा अभिलेख है या मौर्यकालीन अभिलेख है, तो हमें किसकी जानकारी मिलती है, किस शासक की जानकारी मिलती है? एक खारवेल शासक की जानकारी मिलती है, जो कलिंग नरेश खारवेल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है? कथन देखते हैं। कथन आपका कह रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृत वापस ले ली गई थी। कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो देखो, आपका जो ये ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा जो आपका कारण आर है कथन ए की सही व्याख्या नहीं कह रहा है। क्योंकि देखो, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृत वापस ले ली थी, तो बिल्कुल राइट है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये भी सही है। आपके जो कथन कारण है ये तो सही हैं, लेकिन आपकी जो इनकी जो रिलेशन इसमें है तो इनमें रिलेशन नहीं बैठ रहा है। कारण और कथन दोनों सही हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ये जो आपका क्वेश्चन आया था, ये परीक्षा मंथन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, प्रश्न नंबर क्या था? 37। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो हमें कि निम्न स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? तो आपका जो बागौर है, यहाँ से हमको पशुपालन के प्रमाण यानी साक्ष्य मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और आपका ये क्वेश्चन जो आया था, ये परीक्षा मंथन सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, जो इसका संशोधित संस्करण था। पेज नंबर अब तक का था 65। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, अदीना मस्जिद, तो आपकी जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है तो जौनपुर में है, राइट है। उसके बाद में आपकी जो दाखिल दरवाज़ा, ये कहाँ पे है? ये गौड़ में है। उसके बाद में आपका जो 3 दरवाज़ा, ये कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। लेकिन जो आपकी जो अदीना मस्जिद है, ये मालदा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? मालदा पश्चिम बंगाल में है, मालदा पश्चिम बंगाल में है।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे मांडू दिया गया है, तो मांडू में ये नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका है अदीना मस्जिद, ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो रसखान क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, रसखान जो है वो रसिक प्रिया नहीं है, क्योंकि जो केशव दास ने कविप्रिया रसिक प्रिया तथा रामचंद्रिका की रचना की। जो आपके केशव प्रसाद हैं उन्होंने कविप्रिया रसिक प्रिया तथा रामचंद्रिका की रचना की। लेकिन यहाँ पे विकल्प में क्या दिया है, रसिक प्रिया जो है वो रसखान को नहीं माना जाता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन जो आया था ये परीक्षा मंथन कला एंड संस्कृति से आया था, पेज नंबर आपका था 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे तो देखो आपका जो हंटर आयोग था, इसका जो हंटर आयोग का आया था ये आपका 1882 में, कब 1882 में। आपका जो सेंडलर आयोग था इसका जो ये 1917 में आया था, 1917 में। और उसके बाद में आपका जो वुड का घोषणा पत्र था आपका ये 1854 में आया था, 1854 ईस्वी में आया था। और उसके बाद में आपका जो सर्जेंट योजना थी ये कब आई थी, ये 1944 में, 1944 में। यदि का सही मिलान किया जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन जो आया था ये परीक्षा मंथन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था से आया था, और पेज नंबर आपका क्या था 69 से 93। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो आपके जो विनय दामोदर सावरकर थे इन्होंने ही अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, विनय दामोदर सावरकर। देखो यहाँ पे जो विनय आपके दामोदर सावरकर थे इन्होंने 1899 ईस्वी में प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया था। और उसके बाद इन्होंने क्या 1904 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से आया था, और पेज नंबर आपका क्या था 103, 103। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया है, अहोम जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो आपका जो अहोम विद्रोह था ये 1828 से 23 में हुआ था, 33 में हुआ था, 33 में, यानी 1828 से 1833। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 1815 दिया है, तो आपका गलत हो जाएगा। संताल का जो विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था, ये भी आपका राइट है। कोल विद्रोह जो हुआ था ये भी आपका राइट है, 1831 ईस्वी में हुआ था। आपका जो खासी विद्रोह था ये भी 1829 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी राइट है। लेकिन आपका जो अहोम विद्रोह है ये कब हुआ था, ये आपका 1828 से 33 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है, अहोम विद्रोह सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी पुस्तक से आया था, जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की पुस्तक है, और पेज नंबर आपका 219 से 220। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आपको बताना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है आपका जोग प्रपात, उसके बाद में कुंचिकल प्रपात, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया, सी में दिया है राकिम कुंड जलप्रपात, और उसके बाद में आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी केवती जलप्रपात। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कुंचिकल प्रपात जलप्रपात, ये आपका क्या दिया है यहाँ पे राइट हो जाएगा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। लेकिन आप लोग इसको इसका एक्सप्लेन एक बार देखिएगा कि देखो आपका जो कुंचिकल जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 455 मीटर है। इसके अलावा आपका जो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। यानी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा
कि जो आपका जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। आपका इसके बाद में आपका जो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का भूगोल की पुस्तक से आया था, जो इसका संशोधित संस्करण था। पेज नंबर था आपका 46। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि वनस्पत जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो ये कथन आपका किससे संबंधित है, तो ये देखो आपका कथन ऑप्शन नंबर ई यानी थॉर्नवेट और उसके बाद में आपके जो ऑप्शन नंबर बी कोपेन, इन दोनों से संबंधित है। क्योंकि देखो आपके जो जर्मनी वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञान वेत्ता व्लादिमीर कोपेन के द्वारा विश्व जलवायु वर्गीकरण फ्रांसीसी विद्वान जो आपके कैंडोल के विश्व वनस्पत कटिबंध पर आधारित था। उसके बाद में आपको जो कोपेन की भांति जो थॉर्नवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है। तो यहाँ पे ये दोनों से संबंधित किससे, थॉर्नवेट से और कोपेन से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी को जैसा पता होगा। आपका जो पंपास घास का मैदान है अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे, अर्जेंटीना में स्थित, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन जो आया था सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर क्या था 627। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपका जो गिब्सन है, यानी यहाँ पे मरुस्थल दिया है, यहाँ पे देश दिया है, यानी कि कौन सा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। आपका जो सोनोरन है ये आपका अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में आपका जो दिया है तकला मकान, तो ये कहाँ पे, ये चीन में स्थित है। उसके बाद में आपका काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और उसके बाद में आपका जो गिब्सन है ये कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये ब्राज़ील में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये जो आपका है ये शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 या 2016 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखो यदि 2016 के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले आपका आता है ब्राज़ील। क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है ब्राज़ील। उसके बाद में आपका आता है वियतनाम। उसके बाद में आपका वियतनाम आता है। और उसके बाद में आता है कोलंबिया। क्या आता है, कोलंबिया आता है। और उसके लास्ट में क्या आता है, इंडोनेशिया। यदि इसको अवरोही क्रम में हम अगर सजाते हैं तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो संशोधित संस्करण था उससे आया था। पेज नंबर आपका था 628। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आएगी, कितनी कमी आएगी। तो आपको बताना है कितनी कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो कितनी कमी आई है, तो देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी 7000 किलोमीटर की कमी आई। कितनी, 7000 किलोमीटर की कमी आई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो नई दिल्ली का जो मुख्यालय 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। उसके बाद में आपका जो कोलकाता है उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि भारतीय मौसम मुख्यालय जो
कोलकाता में उसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। और उसके बाद में यहाँ पे दिया है शिमला, क्या दिया है, शिमला। शिमला की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी, 1905 में। और उसके बाद में पुणे, पुणे में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, यानी यहाँ पे जितने भी कथन दिए हैं यहाँ पे कौन सही नहीं है। देखो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो काली मिट्टी है ये महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक आदि भागों में फैली हुई है। आपकी जो ये काली मिट्टी है हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। आपका ये क्वेश्चन जो आया था ये परीक्षा मंथन भारत का भूगोल से आया था, इसका जो संशोधित संस्करण था, और पेज नंबर आपका था 64। अगला क्वेश्चन है, मैक मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, यानी जो आपकी मैक मोहन रेखा सीमा है रेखा बनाती है तो किन दो देशों के बीच बनाती है, तो ये भारत एवं चीन के बीच बनाती है। किसके बीच, भारत एवं चीन के बीच बनाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका, फैक्चुअल क्वेश्चन ये था। और आपका ये क्वेश्चन जो आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जो संशोधित संस्करण था उससे आया था। पेज नंबर आपका था 9, क्या था, पेज नंबर 9 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो किस नदी के मुहाने पर पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है, तो आपकी जो मिसिसिपी नदी है उसके मुहाने पर पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर क्या था, 597। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम जो है, आपकी जो जनसंख्या की प्रकृति यानी प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से जो किसका परिणाम है। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर ए अशोधित जन्म दर और आपकी जो अशोधित मृत्यु दर, इन दोनों का परिणाम है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था, तो आपका यूएनडीपी के द्वारा सर्वप्रथम एसडीआई सूचकांक यानी कि मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया सर्वप्रथम, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 1046। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो सभी को जैसा पता होगा, काफ़ी इजी एंड फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो आपका जो मनरेगा है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो किसे लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, तो आपकी जो आय की विषमता है उसको लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। देखो जो आपका लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों पर व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, आय की विषमता। आपका जो एक क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो संशोधित संस्करण था उससे आया था, पेज नंबर आपका था 1049। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। यानी कि आर्थिक दृष्टि तो सबसे ऊंचे है लेकिन जो लिंगानुपात के कारण सबसे नीचे है। तो लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे और आर्थिक दृष्टि के हिसाब से सबसे ऊपर। तो आपका हरियाणा जो राज्य है वो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। देखो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर औरतों की जो संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात बोलते हैं। यानी 1000 पुरुषों पर औरतों की कितनी संख्या है।
ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा में लक्ष्य 3 से आया था, पेज नंबर आपका था 36। कितना था? 36, 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो आपका जो स्थानीय मेले पर जो कर लगाए जाते हैं वो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाते हैं। देखो आपका जो पंचायती 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय तो 29 विषय थे, 29 विषय पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करेगी, जिसमें स्थानीय मेले पर कर सम्मिलित करेगी। यानी कि जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं यानी स्थानीय मेले पर कर लगाएंगी आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका आया था भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पुस्तक से आया था, जो इसका संशोधित संस्करण था, पेज नंबर 120, 120। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? तो किस योजना का था? तो आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो केंद्र बिंदु था वो तीव्रतर संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की पुस्तक से आया था, परीक्षा मंथन की, और पेज नंबर था 1105। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? तो किसे नहीं चुना गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो आपका जो गाजियाबाद है इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आपका जो क्वेश्चन आया था ये आपका परीक्षा मतलब लक्ष्य 2 से आया था, यूपी स्पेशल, पेज नंबर क्या था? 229, क्या था? 29। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या है? तो कुल TFR क्या है? तो आपकी जो कुल TFR है वो 2.4 कितनी? 2.4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है उसको गठित किया गया था? कौन सी समिति को गठित किया गया था? तो आपकी जो हाशिम समिति थी उसका गठन किया गया था BPL परिवारों की पहचान करने के नगरीय क्षेत्रों में। ये आपकी जो हाशिम समिति है 24 दिसंबर 2012 को अपनी अंतिम रिपोर्ट योजना आयोग को सौंपी थी। और आप सभी लोगों को पता होगा कि योजना आयोग जो है अब योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया? नीति आयोग। और इसका जो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो जनवरी 2015 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री। एक जो क्वेश्चन आपका आया था ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 1049। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? देखो आपका जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर देखें तो आपका 21.54% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मतलब लक्ष्य 3 से आया था, पेज नंबर था 25। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कि भारत में वाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो काफ़ी फैक्चुअल एंड इजी क्वेश्चन था। तो आपकी जो बाघ परियोजना थी ये 1972 में शुरू की गई थी। कब? 1972 में शुरू की गई थी। आपको जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर आपका था 218, 218। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो आपका जो फसली भूमि है ये मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है, जबकि
अन्य जल तंत्र जो हैं ये घास का मैदान एवं वर्षा वन प्राकृतिक जीवोम है। क्या है? ये जीवोम है। लेकिन आपका जो फसली भूमि है ये मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो आपका जो कंगारू चूहा है वो बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। देखो आपका जो कंगारू है ये आपका एक सामान्य जीव है, लेकिन आपका जो कंगारू चूहा है तो ये अलग है। तो आपका जो कंगारू चूहा है तो ये लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। कहाँ पे? ये भारत का नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB गुजरात के जामनगर में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो हैंग्लू या कश्मीर स्टैग, कहाँ पे? हैंग्लू और कश्मीर टैग, हैंगुल और कश्मीर स्टैग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी फैक्चुअल एंड इजी क्वेश्चन आपका था। जो आपका विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो आपको 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंडल बैच 3 से आया था और पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था 108। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो कौन यहाँ पे जो है वो मृदा से संबंधित है? तो आपका जो इडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है, यानी कि मृदा में रहने वाले जीवों को इडेफैक्स कहते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों के अध्ययन को इडेफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी जो मृदा में रहने वाले जीवों को हम इडेफैक्स कहते हैं और जो मृदा में रहने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको हम इडेफिक कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस में ओजोन से सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो किस में सबसे अधिक जो है वो ओजोन की सांद्रता मिलती है? तो आपका जो समताप मंडल है, क्या है? समताप मंडल में जो है ओजोन की सर्वाधिक जो है सांद्रता मिलती है, क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है और जो आपका जो ओजोन का विस्तार है वो 15 से 50 किलोमीटर पर होता है, परंतु सर्वाधिक जो सांद्रता है वो कहाँ पे? 15 से 35 किलोमीटर पर पाया जाता है। तो इसी के कारण जो आपका ओजोन मंडल भी है, इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। और आपका जो ओजोन गैस है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सर्वाधिक जो ओजोन सांद्रता कहाँ पे मिलती है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ही होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका ये पार्ट 3 था वो भी कंप्लीट हो गया आज। तो आप लोगों का ये लास्ट पार्ट था 2018 का जो शॉर्ट पेपर था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए कि जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और तो मिलते हैं न्यू सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।